ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अभी तक हमने जितने ड्रग्स पढ़े हैं हम बिल्कुल उसी की तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, इन ड्रग्स की क्यों जरूरत पड़ी, फिर हम बाकी के सारे काम समझेंगे। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है क्या। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन्स है। इसे ये एक तरीके का क्या है, इट इज अ कैटेगरी ऑफ अ ड्रग। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज अ कैटेगरी ऑफ ड्रग। उसके अंदर क्या बहुत सारे ऐसे ड्रग्स, ऐसे हार्मोन्स आते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, बीटा मेजो कॉर्टिसोन, ये क्या एक तरीके के हार्मोन है जो बॉडी के अंदर नॉर्मली बनते हैं, मगर जब ये नहीं बन पाते, इनकी कमी हो जाती है, तब आप उनको ड्रग की फॉर्म में देते हो। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रीडिस्पोन, ये क्या ये बॉडी के अंदर नॉर्मली भी बनते हैं। जब इनकी क्वांटिटी कम होगी तब हम इनको बाहर से देंगे एज इन द फॉर्म ऑफ ड्रग। बॉडी में क्यों बनते हैं और कहां पर बनते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखो पहले समझते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर अ क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर आते हैं, और इसके अंदर आते हैं मेनली दो, एक आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एक आते हैं मिनरल। एक कौन से आते हैं, एक आते हैं मिनरलोस्टेरॉइड्स और एक आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दोनों के काम समझेंगे तो कॉर्टिकोइड्स क्या आर अ क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है उनकी एक क्लास है, क्लास ऑफ स्टेरॉइड आर प्रोड्यूस्ड इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो व्हाट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, हमें पता है एक हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल ग्लैंड जैसे मैं आपको दिखाऊं, उसकी दो लेयर होती हैं, एक होती है मेडुला और एक होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कौन सी होती है, कॉर्टेक्स इज अ आउटर लेयर। इसका भी माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो। ये रहा, ये आउटर लेयर है, ये किडनी के ऊपर इस तरीके से एड्रेनल ग्लैंड रखी होती है और ये मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स बॉडी के रिलीज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, हम इनके बारे में अभी बिल्कुल वेल डिफरेंशिएट करेंगे कि चीज को पकड़ते चलेंगे। अभी पहले हम बेस क्लियर करते हैं कि क्या है, ये कहां से रिलीज हो रहे हैं, ये एड्रेनल ग्लैंड के रिलीज हो रहे हैं कौन से, कॉर्टेक्स पार्ट से। अब क्या सिर्फ इतना पढ़ना सिंपल रहेगा अभी हमारे लिए, नहीं। कॉर्टेक्स का पार्ट तीन उसमें डिवाइड होता है। कौन कौन से में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स का पार्ट तीन लेयर में डिवाइड होता है, तीन जोन्स में डिवाइड होता है। पहला होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर दूसरा होता है जोना फेसिकुलेटा, पहला ग्लोमेरुला, दूसरा होता है फेसिकुलेटा, तीसरा कौन सा होता है, जोना रेटिकुलरिस। ये सब इसमें नहीं लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है, इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर का लिखा है। मैं लेके आपको जिस तरीके से हर ड्रग्स बताया कि पूरा अलग से सब कुछ बता के सिखाया, उसी तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। इसकी तीन लेयर है, कॉर्टेक्स तीन लेयर में डिवाइड होता है। कौन कौन से लेयर में होता है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। अभी मैंने बोला कि भैया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो बनते एड्रेनल कॉर्टेक्स से, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर तो बहुत सारे आ गए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ गए, मिनरलोस्टेरॉइड्स आ गए, और भी बहुत सारे हैं। तो सबकी सब एड्रेनल कॉर्टेक्स से तो बनते नहीं है, हमें तो सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ना है। वो किससे बन रहा है ये बताओ। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनता है, इसकी तीन लेयर बताई, जोना ग्लैमुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जो जोना फेसिकुलेटा है, एफ वाला फेसिकुलेटा, एफ जी इस तरीके से करना, ई एफ जी, एफ के बाद जी आता है, तो जो फेसिकुलेटा वाली लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन बनाने के लिए। एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी कौन सी लेयर, जोना फेसिकुलेटा, ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने समझा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या थे, इट इज अ क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन दैट प्रोड्यूस इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स के भी एड्रेनल कॉर्टेक्स कहां प्रेजेंट, इट इज आउटर रीजन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। तो फिर हमने एड्रेनल ग्लैंड की भी जो आउटर लेयर कॉर्टेक्स है उसके हमने तीन जोन में डिवाइड करा, जोना ग्लैमुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। उसमें हमने जो जोना फेसिकुलेटा था उसको हमने रिस्पॉन्सिबल माना कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इतना सब कुछ हमने समझ लिया। अब ये काम क्या करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। मैं आपको ऐसे तो जो मेजर फंक्शन है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, मगर मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि 90% हर फंक्शन में ये अपना घूम के बैठे हुए हैं। हर फंक्शन में एसेंशियल रोल तो प्ले कर ही कर रहे हैं। 90% फंक्शंस में एसेंशियल रोल, बॉडी की फिजियोलॉजी की 90% प्रोसेस में ये घुसे हुए पड़े हैं। कुछ नहीं कर रहे तो इनहेंस तो कर ही रहे हैं। दो चीजें होती है, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है सीक्रिएशन और एक होता है इनहेंस करना।
ठीक है भैया, ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, सिक्रेशन नहीं कर रहा है, मगर ये इनहेंस जरूर करेंगे 90% चीजों को। जो उनका मेन काम है वो तो हम समझते ही हैं, लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, क्योंकि जब हम इसको थेराप्यूटिकल यूसेज में देखेंगे तब हम खुद देखेंगे क्या नहीं है, तो हर चीजों में घुसे पड़े हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि बॉडी के 90% फिजियोलॉजी के प्रोसेस में कहीं ना कहीं इनहेंस करते हैं। मेन काम इनके क्या है, मेन काम है इनका ब्रेक डाउन करना, कैटाबोलाइज करना। क्या करना, कैटाबोलाइज करना। किन का, बोले प्रोटीन का, लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट का, इनका मेटाबोलाइज करना। ये हार्मोन इनका मेटाबोलाइज करते हैं, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसका करा, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि मैं पता है कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज, इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यानी ये बॉडी में ग्लूकोज फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी नीड, आपकी एनर्जी का सबसे पहला एक्सपेंडिचर कौन है, ग्लूकोज। भी आपकी एनर्जी कम हो रही है, क्या पियो, ग्लूकोज। तो सब कुछ जो जितना भी ग्लूकोज को रेगुलेट करना है वो कौन करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यानी ग्लूकोज की बात आएगी तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यानी अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। में बाकी 90% सब में होगा, लेकिन मेजर रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। किस तरीके से, टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स। यहां पर तो मेटाबॉलिक एक्शन लिखा है, मगर ये मेटाबॉलिक में दो एक्शन आते हैं, बोले बोले क्या क्या, एक आता है एनाबॉलिक और एक आता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक दो चीजों को जोड़ना, कैटाबॉलिक एक चीज को तोड़ के बनाना। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सोर्स कैटाबॉलिक एक्शन, नॉट मेटाबॉलिक। अगर आप कैटाबॉलिक लिख के आएंगे तो और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या, कंट्रोलिंग सेल यूज शुगर, यानी ग्लूकोज को बना रहे, ठीक है, एज वेल एज उसको कंट्रोल भी करना है कि कोई ओवर एब्जॉर्प्शन ना कर रहा हो। अगर ग्लूकोज बॉडी में कम हो रहा है तो उसके एब्जॉर्प्शन की रेट को रोको, उसको बनाना स्टार्ट करो। सेल को कितनी नीड है उतना ही दो, क्योंकि आपको पता है यही सेल का फूड है आपको। आप ग्लूकोज को रोक दो, सारे सेल मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई ओवर तो नहीं ले रहा, वो रोको, कम तो नहीं ले रहा तो ज्यादा दो, ये सबको करना है। तो पहला तो काम ये हो गया। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, टू कबिंग इन्फ्लामेशन, CUBING। व्हाट इज कबिंग, कबिंग इन्फ्लामेशन, यानी ये बॉडी के इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। यानी मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं, इट फाइट विद इन्फ्लामेशन। यानी अगर बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाएंगे तो ये आपकी इन्फ्लामेशन प्रोसेस को स्लो कर, आपकी इन्फ्लामेशन प्रोसेस को तो बढ़ा देगा, और आपकी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा इन्फ्लामेशन को कम करेगा और हीलिंग को स्लो कर देगा, यानी हील नहीं होने देता ये। आपको पता है अभी आपके माइंड में कितना प्यारा अब आना चाहिए, यहां से एक डाउट क्लियर मैं आपको बताऊं। आपने देखा कि डायबिटीज वाले लोगों में हीलिंग स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है, कभी दिमाग लगा है क्यों, क्योंकि उनके अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, उनके अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ गए तो वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़वा देंगे, और ग्लूकोज के प्रोडक्शन बढ़वा देंगे तो हीलिंग स्लो हो जाती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज में, क्योंकि ग्लूकोज अब वहां पर डायबिटीज में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बढ़ता, ये याद रखना, डायबिटीज में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बढ़ता, वहां तो इंसुलिन कम हो गया जिस वजह से ग्लूकोज बढ़ गया। मगर फिर मैं वही कह रहा हूं कि ग्लूकोज रिस्पॉन्सिबल है हीलिंग को स्लो करने में। अब वो कैसे भी बढ़े, यहां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में डायरेक्टली बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ गए थे। तो डायरेक्टली बढ़ने, ग्लूकोज बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि हीलिंग स्लो हो गई, इन्फ्लामेशन प्रोसेस है वो बढ़ गई, हीलिंग स्लो हो गई। तो बॉडी इसको क्या करती है, और बॉडी इसको कम कर, अब जैसे इन्फ्लामेशन प्रोसेस बढ़ती है तो बॉडी क्या है, बॉडी तो इन्फ्लामेशन कम करने की कोशिश करती है। बॉडी जैसे इन्फ्लामेशन कम करती है, बॉडी को ये तो पता नहीं कि इन्फ्लामेशन चल रहा है तो उससे हीलिंग होनी है, क्योंकि अपन इन्फ्लामेशन अगर पैथो में से पढ़ा है कि इन्फ्लामेशन प्रोसेस क्या है, ये दो प्रोसेस है, ये आपकी बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है और आपको हीलिंग मैकेनिज्म भी है। अगर इन्फ्लामेशन चलेगा तो आप इसका मतलब आप समझ लो आप ठीक हो रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वहां बैक्टीरिया मर रहे हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस चल रही है वो आपको हील करने के लिए चल रही है, आप उसको डिले करो, हीलिंग अपने आप रुक जाएगी। तो जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ता है बॉडी उसको कंपनसेटरी में क्या करता है, हीलिंग को रोक देता है कि बोले हीलिंग रोको, इन्फ्लामेशन हो रहा है बॉडी के लिए तो वो एबनॉर्मल है। तो ये अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ गए तो वो हीलिंग को भी डाउन कर देता है। एक सेकंड, किसी का डाउट है?
तो वही तो मैं कह रहा हूं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें किसी ने पूछा कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, तो मैंने बोला कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को फाइट करता है, उसको करने से रोकता है, इसी वजह से तो हीलिंग रुक जाती है। जैसी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा ले लोगे तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में हीलिंग को रोक देता है, बॉडी को क्या करना पड़ता है, बॉडी उसको कम करने की कोशिश करता है। अब जैसे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को कम करोगे तो ऑटोमेटिक हीलिंग स्लो हो जाएगी। इस चीज पे देखो डाउट नहीं होना चाहिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप जैसे ही लोगे, आपके बॉडी में ज्यादा हुए, वो क्या करेगा, वो इन्फ्लामेटरी को कम करेगा, और इन्फ्लामेशन कम हुआ तुरंत उससे हीलिंग भी डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन अगर होगा तो वो हीलिंग को एसोसिएट करता है। मैंने फिर बोला कि हीलिंग को एसोसिएट इन्फ्लामेशन ही करता है। ठीक है, तो हमारा क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के और दो काम मैंने बता दिए, एक तो कैटाबोलाइज करना, एक इन्फ्लामेशन, एक दूसरा और वर्क विद इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी वर्क करता है। और मालूम कौन सा रिस्पॉन्स दिखाता है, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोसेस एंटी इन्फ्लामेटरी, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ेंगे तो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बॉडी में चल जाएगी, इन्फ्लामेशन कम होगा, प्लस कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, चीजें ज्यादा टूटेंगी, प्लस क्या होगा, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट होगा। यानी आपकी बॉडी के अंदर की जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस होती है, वो भी कम होती है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ने के कितने सारे रीजन है, लेकिन हम यहाँ वो नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पढ़ेंगे अगर बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो गए तो क्या होगा, तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, तो फिर हम उसको बदले में ड्रग दिए जाते हैं। तो ये जितना ज्यादा कम होने में कम रिस्पॉन्स दिखाता है, बढ़ने में बहुत ज्यादा दिखा देता है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी में एबनॉर्मली बढ़ जाते हैं तो बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आते हैं एज कंपेयर टू कम हो जाए। इसलिए मैंने अभी तक जो आपको मेन हमने फोकस करा वो बढ़ने पे करा, बल्कि इसमें इतना नहीं है, बढ़ने पे इतना नहीं है, लेकिन मैंने बढ़ने पे आपको इसलिए मेन फोकस बताया। अब कम होने पे क्या होगा, कम होने पे सीधी सी बात है भैया, कि जो क्या कर रहा था, मेन काम क्या था, बोले कैटाबॉलिज्म करना। अब बोला कैटाबोलाइज नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा नहीं, ग्लूकोज बनेगा नहीं, एनर्जी कहां से आएगी, है ना, कोई चीज टूटेगी नहीं। अगर कोई चीज टूटेगी नहीं, अगर उसके अंदर का लिपिड्स टूटेंगे नहीं, तो फैट किस में बनेगा। इसी तरीके से अगर ये क्या कैटाबोलिज्म नहीं कर देगा तो ग्लूकोज कम अंडर कैटेगरी ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन है, नहीं, इन्फ्लामेशन इज इन बॉडी इंडिकेट हीलिंग, यही तो बात मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लामेशन बॉडी में हीलिंग को इंडिकेट करता है, और आप इन्फ्लामेशन को कम कर दोगे तो बॉडी में हीलिंग भी कम हो जाएगी। समझ रहे हो, बॉडी के अंदर तो बॉडी अगर इन्फ्लामेशन को कम करने की कोशिश करती है तो उसके चक्कर में हीलिंग भी अफेक्ट हो जाती है। वही तो मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्ले एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी, वो इन्फ्लामेशन को कम करता है तो उसके वजह से हीलिंग कम हो जाती है। उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज। क्या क्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स है हमारे, बैक्लोमिथासोन, बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन, कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, और ये तो आपने बहुत नाम सुनेंगे, कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, क्योंकि ये नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस करता है। कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रीडेसोनोल और ट्राइमिक्लोन, ये सब क्या है, ये सब हार्मोन है। इसमें ज्यादा याद करनी, 2 4 5 नाम याद होता है, यहां तक तो करना ही करना। देखो बैक्लो, बीटा और डेक्सा तो एक से एक जैसे मेथासोन 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 जोड़ना है, और ये तो आपको नाम याद रहते हैं, कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रीडेसोनोल तो नाम सुना ही होगा। तो ये 5 तक तो आप इतना याद कर ही लो, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्या क्या इनके एक्शंस है, अब मैंने आपको जितना पढ़ाया अब वो लिखा हुआ है, अब उनको हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। स्पीड से करने का मतलब है क्योंकि हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। पहला काम क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काम क्या करता है बॉडी में, मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक की जगह मैंने कहा यहां पर अगर कैटाबॉलिक लिखोगे तो और ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का कैटाबोलाइज करता है। क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रमोट ग्लूकोजिनोसिस, या भी मैंने सीधी बात बोली, जैसे ही ग्लूकोज कम हुआ ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियोवर्ड नया बनाएगा, यानी प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय कैटाबॉलिज्म। बार बार आपको मेटाबॉलिज्म, बार बार क्या, कैटाबॉलिज्म। किस तरीके से, टू ब्रेक डाउन दी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज को बनाता है, यानी इट प्रमोट ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजन डिपोजिशन इन द लीवर। मैं आपको बता चुका हूं लीवर के अंदर क्या होता है, हर चीज का क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है। तो ये, और आपको एक बार बॉडी बता दूं कि हमारे बॉडी में जो लीवर है वो ग्लूकोज के लिए क्या, स्टोरेज है। जितना भी जरूरत होती है हमारे स्टोरेज, जैसे आपको पता है कि अगर आप कुछ दिन खाना नहीं खाओ तो चल जाते हो, कैसे चलते हो, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लीवर के अंदर स्टोर होकर रख जाता है, वो आपकी एनर्जी को, डिमांड को पूरा करता रहता है। तो ये ग्लूकोज बनवाती भी है, प्लस उसको स्टोर करके भी रखवाती है कि कल को ऐसी सिचुएशन आई कि अगर हमें खाना नहीं मिला तो एनर्जी की नीड को हम पूरा कर सकें। यानी 3 काम करेगी, ग्लूकोज बनवाओ,
भैया ज्यादा बन रहा है स्टोर भी कराओ, प्लस फालतू में कहीं खर्च नहीं होने दो, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी इनिबिट पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, इनिबिट करो क्या, कि जो पेरी पेरी पर ग्लूकोज जाके इनिबिट हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है एबनॉर्मल, उसे रोको, तो इनिबिट कराओ पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को। सेल को जरूरत है वहां दो, वेस्ट मत होने दो। और ये तीनों क्या करेंगे, इट रिजल्टिंग इन इंक्रीज ग्लूकोज, इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो डिपोजिशन इन द लिवर इनहिबिट पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। दे, अब देखो वही बात आ गई जो मैंने बोला ना कि कैटाबॉलिज्म क्यों बोलना, क्योंकि दे इनहेंस प्रोटीन ब्रेकडाउन, तीनों को करते हैं, सिर्फ प्रोटीन नहीं, तीनों को ब्रेक डाउन करते हैं। इट एनहेंस प्रोटीन ब्रेकडाउन, वही आगे लिखा, दे प्रमोट लिपोलाइसिस, यानी क्या, लिपिड्स का ब्रेकडाउन, वही तो बात हो गई ना, लिपिड्स का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, यानी आगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर कैटाबॉलिक हार्मोन, इसलिए यहां कैटाबॉलिक रिएक्शन लिखना ज्यादा सही रहेगा। तो हमारी कौन कौन सी चीज हो गई, दे प्रमोट लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस यानी लिपिड्स का तोड़ना, एंड क्या, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि हमारे माइंड अगर फैट बन रहा है तो हमारे लिए एबनॉर्मल है, नहीं, फैट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके फेस पर जो शाइनिंग है, जो कुछ भी है, जो आपके फेस पर शाइनिंग है, सब कुछ है, वो किसकी वजह से है, वो फैट की वजह से ही है। इसलिए एक नॉर्मल अमाउंट में बॉडी के अंदर फैट होना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या, फैट को तोड़ता नहीं है, लिपिड्स को तोड़ता नहीं है, बल्कि लिपिड्स को तोड़ने के बाद जब फैट बनता है उसको इक्वली बॉडी में डिवाइड भी करता है, बॉडी में इक्वली डिवाइड भी करता है। कहां कहां करता है, बोले 3 जगह पे करता है मोस्ट कॉमनली। बोले कहां करेगा, बोले फेस पे करता है, नेक पे करता है, फेस नेक एंड शोल्डर। कौन कौन सी चीज है, फेस नेक एंड शोल्डर पर ये उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूं कि जब ग्लूकोकॉर्ट बॉडी में भर गए तो वो ज्यादा अमाउंट में तोड़ेंगे और ज्यादा अमाउंट में वहां पर उसको खट्टा करेंगे। अगर फेस पे ज्यादा अमाउंट में खट्टा होएगा तो फेस कैसा दिखेगा, मून फेस, एकदम भरा भरा, पूरे फेस पे फैटी फैट, पूरी नेक बड़ी हो जाएगी, फिश माउथ दिखता है, क्यों, क्योंकि सिर्फ होटी होटने से बाहर निकले हुए नजर आते हैं, बाकी पूरा फेस, एक पूरे फेस पे फैटी फैट होता है, नेक पूरी बड़ी होती है। बफेलो हम्प क्यों, क्योंकि शोल्डर्स पे भर रहे थे, तो शोल्डर एकदम उठे उठे एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बफेलो का हम्प निकल रहे हो। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर बॉडी में ज्यादा हो गया तो वो एक्सेसिव अमाउंट में लिपिड्स को तोड़ेगा, लिपिड्स को तोड़ के फैट बनेगा, और उस फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होना था 3 जगह पर, वो उसका एबनॉर्मली करा देगा, उससे मून फेस, फिश माउथ और बफेलो हम्प बन जाता है। ठीक है, इसको एक डिसीज भी बोलते हैं, वो मैं अभी आपको जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आप उसको बताऊंगा, उसको बोलते हैं, चलो बता, उसको बोलते हैं कसिंग्स सिंड्रोम। कसिंग्स सिंड्रोम क्या, CUSHING कसिंग्स सिंड्रोम बोलते हैं इसको। उसमें क्या होता है, एबनॉर्मली ग्लूकोकॉर्टिसोल बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से उसके सिम्टम्स में क्या नजर आएंगे, ये इम्यून फेस, फेस माउथ, बफेलो हम्प, और भी बहुत कुछ नजर आएंगे, उनको हम आगे पकड़ते हैं क्या क्या नजर आने वाले। ठीक है, यानी पहला मुझे क्लियर हो गया, यानी कैटाबॉलिज्म ऑफ दी क्या, कैटाबोलाइट एक्शंस, किसका, प्रोटीन का और क्या आपके लिपिड्स का हो गया, और कार्बोहाइड्रेट का हो गया। फिर एंटी इंफ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स, यही मैं अभी आपसे बोल के चल के आया था कि एंटी इंफ्लामेटरी है, ये आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन प्रोसेस को कम करने की कोशिश करता है, और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो गए तो फिर ये ज्यादा कम करने की कोशिश करेगा, अगर ज्यादा कम करने की कोशिश करा तो हीलिंग स्लो हो जाएगी ऑटोमेटिक। ऐसे तो ये नॉर्मली अमाउंट में कम करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं होता कि उसको अफेक्ट कर सके। तो थोड़ा बहुत बॉडी भी क्या, देखो इन्फ्लामेशन हमारे लिए तो खराबी है ना, वो भले बॉडी को हील कर रही है, लेकिन बॉडी के लिए तो अजीब हो रहा है ना कुछ तो अलग हो रहा है बॉडी में उसके लिए। तो बॉडी उसको थोड़ा बहुत अमाउंट में बॉडी भी कम करने की कोशिश करती है। हम भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि इतनी एक्सेसिव अमाउंट में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, भले वो हीलिंग में हेल्प कर रही है, हीलिंग में तो फीवर भी हेल्प करता है। फीवर क्यों आता है, क्योंकि वो इट्स अ साइन ऑफ हीलिंग। किसी पर्टिकुलर जगह पे पेन क्यों होता है, इट्स अ साइन फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया कि वहां पर आपको प्रॉब्लम है, तो क्या हम उसको कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। बॉडी की वो डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, लेकिन हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं विद इन अ नॉर्मल लिमिट। ऐसे ही बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक तरीके का ड्रग की तरह रोल प्ले करता है कि अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो तो थोड़ा सा कम करो, मगर अगर कहीं वो ज्यादा अमाउंट में हो जाए बॉडी के अंदर तो बोले फिर तो वो हीलिंग को ही स्लो कर देगा, और क्या है। ठीक है, प्लस इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट,
इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट क्या, हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको भी कम करता है। क्योंकि क्यों कम करता है, अब इसका पॉजिटिव पॉइंट समझो, एंटी इंफ्लेमेटरी का पॉजिटिव पॉइंट समझ लिए, तो फिर आप बोलोगे सर ये तो इम्यूनोसप्रेसिव कर रहा है, फिर तो खराब है। इसलिए करता है क्योंकि अगर बॉडी हर फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ एक्शन दिखाने लग गई ना, तो हम कभी ठीक ही नहीं रहेंगे, हम एलर्जिक हो जाएंगे। एलर्जी होती क्या है, ओवर रिस्पॉन्स दिखाना, एलर्जिन के थ्रू ओवर, हमारी इम्यूनिटी ओवर रिस्पॉन्स दिखाने लग जाती है, तभी तो हम उसको एलर्जी बोलते हैं। किसी लोग को पोलन ग्रैंड से, परफ्यूम से, डस्ट से होती है, नेक में छींके क्यों आती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ओवर वर्क करने लग, जरूरत से ज्यादा। तो उसको भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है, हमारी चीजों की कम ना हो उसको भी कंट्रोल करो, बढ़ ना जाए उसको भी कम करो। तो इम्यूनोसप्रेसिव हो गया, यानी क्या, इसको भी और इसको भी कम करके रखती है, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट को, कि ज्यादा वर्क ना करे, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। अब कम कैसे करोगे, वही सारी जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उन सबको कम कर दो। बोले क्या कर दो, इनिबिट कर दो, किसको, कैपिलरी पॉलिफेशन। कैपिलरी पॉलिफेशन हमको पता है कि जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है तो नई नई कैपिलरी बनती है, उसकी प्रोसेस को थोड़ा डिले करो। जितनी प्रोसेस है, कॉलेजन डिपोजिशन होता है, कॉलेजन आएगा तभी तो स्कार बनेगा, तभी तो वहां पे हीलिंग होगी, तो कॉलेजन को कम कर दो। फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी आप उनको पता है, फिब्रोब्लास्ट आएंगे तभी तो न्यू सेल्स फॉर्मेशन होंगे, उनकी एक्टिविटी को डिले करो। स्कार फॉर्मेशन बनना है उसको डिले करो। ओवरऑल क्या हो गया, बोन हीलिंग ही डिले हो गई। तो इसी वजह से हमारे हीलिंग में भी हमको टाइम लगता है। हमारे बॉडी में कोई भी रिस्पॉन्स होता है तो हीलिंग तुरंत क्यों नहीं होती, किसी में 5-6 दिन लग रहा है, किसी में 7-8 दिन लग रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर से भी हीलिंग को प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी उस हीलिंग को स्लो डाउन कर रही होती है। क्यों, क्योंकि उसके बदले में जो रिस्पॉन्स हो रहे होते हैं वो भी बॉडी के लिए एबनॉर्मल होते हैं, तो बॉडी उनको भी कम करने की कोशिश कर रही होती है, मगर विद इन अ लिमिट। अगर ज्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए हम कभी कभी क्या करते हैं, हीलिंग को भी प्रमोट करने के लिए कितनी सारी इलेक्ट्रोथेरेपी में मॉडलिटी पढ़ते हैं, इंफ्रारेड पढ़ते हो, अल्ट्रासाउंड पढ़ते हो, क्या करती हैं, हीलिंग को प्रमोट करती हैं, ठीक है। इसलिए बॉडी में हीलिंग इस वजह से शुरू होती है। जैसे ही ये लेक्चर खत्म होना, दोबारा लिंक तक फटाफट आ जाना जल्दी। हाँ, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आल्सो सप्रेस सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती है जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स पर रिस्पॉन्स करती है, तो उस इम्यूनिटी को ये हल्का सा सप्रेस करती है। और ऑल्सो इनहिबिट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, क्योंकि अगर कोई भी एंटीजन आया और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई एक बार, तो फिर लड़ाई तो होनी है बॉडी में और रिस्पॉन्स नजर आनी है। तो ये क्या, उस एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को कम करती है, प्लस सेल मीडिएट इम्यूनिटी को भी सप्रेस करना जरूरी है। नहीं तो वरना आप चीजों के लिए एलर्जिक होते चले जाओगे। छोटी छोटी बातों पर रिस्पॉन्स करना नहीं होता, कभी कभी इग्नोर करना भी होता है, समझ रहे हो। इग्नोर करना भी वहां है विद इन अ लिमिट। ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसर, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखना ये विद इन अ लिमिट रेंज में है। एक्सक्रिएट हो गई तो फिर ये बॉडी के लिए ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तीसरी चीज, अदर एक्शंस क्या क्या मैंने बोला ना, ये सब जगह रोल प्ले करती है। जो मेन है वो 2 बता दी, अब ये सब जगह रोल प्ले करेगी, ऐसी कोई चीज नहीं है जहां नहीं करेगी। अब ये जो अदर एक्शन है, एक एक एक्शन को पकड़ना बिल्कुल अच्छे से। क्या कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिड्यूस कैपिलरी परमेबिलिटी, मेंटेन द टोन ऑफ आर्टरियोल्स। क्या कि हमें पता है ये हमारी आर्टरियोल्स हैं, इनकी जो कैपिलरीज है इनकी परमेबिलिटी होगी, ज्यादा परमेबल हो गए तो क्या हो जाएंगे, एकदम इनकी टोन डिक्रीज हो जाएगी, तो ये फ्रेजाइल हो जाएंगे, इजीली टूट सकते हैं। तो ये क्या, उनकी परमेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखते हैं, जिससे आर्टरीज की टोन बनी रहे, आर्टरियोल्स की टोन बनी रहे, वो मजबूत बनी रहे, इजीली ब्रेक ना हो। और एक बहुत प्यारा आगे लाइन लिखा है कि एंड हैव अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ये क्या है, इसको जरा समझते हैं, ठीक है। पहले आइनोट्रोपिक का मीन क्या होता है, देखो हमारे बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक काम और करते हैं, क्या करते हैं, बोले ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराते हैं। याद रखना, नॉट, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं ओवरऑल मसल में नहीं कराते। मसल में 2 चीजें होती है, बोले क्या, बोले कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हेल्प कराता है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन को इनहेंस करवाते हैं, किसकी मदद से, आइनोट्रोपिक इफेक्ट चला के। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। और मैं अगर कह दूं तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट अगर नेगेटिव हो गया तो फिर तो बोले मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की रेट गिर जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। अब उसको तुम नेगेटिव कर दोगे तो गिर जाएगी, पॉजिटिव कर दोगे तो बढ़ जाएगी। एनोट्रोपिक क्या, एनोट्रोपिक इफेक्ट्स हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब उस चीज को तुम पॉजिटिव कर दो तो एनोट्रोपिक इफेक्ट बढ़ जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पॉजिटिव कराती है, ध्यान रखना।
सिर्फ आइनोट्रोपिक इफेक्ट लिख के नहीं आना, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की रेट है वो बढ़ जाएगी, तो आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन कर जाओगे विद इन अ रेंज। क्या कर जाओगे, विद इन अ रेंज आप अच्छे से काम कर पाओगे। अब ये याद रखना है क्योंकि ये आगे आने वाला है। दीज आर द एसेंशियल फॉर नॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी, यानी मसल्स की जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसको, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब मैं कसिंग सिंड्रोम पढ़ाऊंगा, अभी कसिंग सिंड्रोम पढ़ेंगे तो कसिंग सिंड्रोम में एक पार्ट तो मैंने वो बता दिया, ये पार्ट भी आने वाला है, उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वो क्यों हो गया, तो यहां से उसको लिंक करेंगे, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीएनएस फंक्शन। अब देखो ना, अब यहाँ ये वर्ड आ गया मतलब बात ही खत्म। जब सीएनएस के फंक्शन कर रहा है तो बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है जो सीएनएस से रेगुलेट नहीं हो रही। अब ये सीएनएस के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है, यानी कहने का मतलब है कि बॉडी के ए टू जेड 90% चीजों को एनहेंस करके चलेगा। तो अब जितनी भी चीजें आएंगी, जब कोई भी चीज आए, ये सोचने में दिमाग मत लगाओ कि ये उसको कैसे कर सकता है। अब तो ये सोचो इस सबको करेगा, क्योंकि इसका ये एक्शन, ये दे आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सीएनएस, नॉर्मल फंक्शन करे इसलिए इसकी जरूरत है। अगर ये ज्यादा अमाउंट में हो गया तो फंक्शंस को अमाउंट तो भी कर देगा। जीआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, दो चीजों का नाम याद रखना है, गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज कराता है प्लस पेप्सिन को रिलीज कराता है। अब आपको पता है दोनों हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम जो हमारे खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके लिए गैस्ट्रिक एसिड क्या एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए, जिससे वो मेटाबोलाइज होता है, और पेप्सिन भी उसी के लिए रोल प्ले कर रहा है। तो स्टमक में क्या उसके सिक्रेटेशन को क्या एनहेंस करा, इसलिए मैंने आपको वर्ड बोला था कि 3 वर्ड होते हैं। एक चीज है भैया प्रोडक्शन, एक है प्रोडक्शन के बाद क्या सीक्रेशन, और एक वर्ड होता है इनहेंस। इनहेंस का क्या, अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं होगा, होगा मगर वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो ये इनहेंस करता है, तो ये आगे पॉइंट आने वाला है, तो याद रखना ये अदर एक्शन। और दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल जीएफआर, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी ये किडनी को भी अफेक्ट करता है, खत्म बात। और किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या करती है कि हमारे बॉडी में अगर मेंटेन करने का मतलब क्या है कि ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड बाहर ना चले जाए, ज्यादा अमाउंट में सोडियम पोटेशियम बाहर ना चले जाए, ज्यादा अमाउंट में मिनरल बाहर ना चले जाए, तो वो सब क्या है उसका, वो सब किसकी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वही तो होती है, द रेट विच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर एनीथिंग। अगर वो रेट को आप क्या मेंटेन करके रखती है, अगर बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, चीजें बाहर जाएंगी, ठीक है। तो फिर आओ हमारा हो गया, और दूसरा हाँ सर, इनहिबिशन ऑफ लेट रिस्पॉन्स लाइक कैपिलरी, फिर से बता, ओके। ये जो मैंने इनहिबिशन में आपको बताया था, इनहिबिशन, ये कैपिलरी, ये सारी वो स्टेजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपिलरी पॉलिफेशन, कोलेजन, ये सब क्या है, वो स्टेजेस हैं जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में चलती हैं। अब ओवर इन्फ्लामेशन तो ओवरऑल सबका, सबके टोटल समअप का वर्ड है। अगर भैया समअप कर दोगे तो एक इन्फ्लामेशन, उसमें क्या क्या होता है कि नई नई कैपिलरी बनती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी प्लोरिफेशन, उसको डाउन कर दो। बोले और बोले कॉलेजन डिपोजिशन, क्योंकि कॉलेजन आएगा तभी तो हीलिंग होगी, तो बोले कॉलेजन को डाउन कर दो। फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी, फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी क्या करेगी, नए नए सेल्स आते हैं वो बनते हैं, उनको डाउन कर दो। और ओवरऑल चीज कर दोगे, अगर कॉलेजन डिपोजिशन कम हो गया तो स्कार तो ऑटोमेटिक बनेगा नहीं, उससे ओवरऑल क्या हीलिंग स्लोज डाउन हो गई, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था, ठीक है, ये सब आता है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन, अब फिर कोई बात आ गई कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या, मैंने आपको अभी बताया था कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे उसके अंदर 2 पार्ट बताए थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का काम क्या होता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का मेन काम होता है हमारे बॉडी से जीएफआर, मेन क्या कि बॉडी से जो एसेंशियल सॉल्ट हैं, वाटर हैं, उनको रिटेन्ड करना, उनको बचाना, उनको, वो काम है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उनका भी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर देता है, वो काम वैसे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का ही है, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, थोड़ी वो रोल भी प्ले कर देता है। तो मैंने कहा ना कि अब ये कंफ्यूजन होना कि सर ये रोल भी प्ले कर रहा है, भैया ये सब करेगा, तो उनमें भी हेल्प कर देता है, लेकिन क्या, मैंने वही चीज इनहेंस करना, बस वीक। तो क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैज वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन, यानी क्या, कॉजेस सम सॉल्ट एंड H2O रिटेंशन, और पोटेशियम का एक्सक्रीट करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालो, और जो जरूरत वाली चीज है उनको अंदर खींचो, ठीक है। ये क्या हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन। अब ये एक्शन करता कैसे है, सिंपल सी, तुरंत समझते हैं, इसको छोड़ो अभी, इसमें दिमाग लगाना, पहले मैं समझाता हूं फिर वो चलते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, हमने अभी स्टार्टिंग से एक ही चीज पढ़ाई कि भैया कोई भी चीज आ जाए, अगर उसका रिसेप्टर नहीं है तो क्या वो काम करेगी, नहीं, यानी इसका रिसेप्टर होना जरूरी है। तो क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि जब भी
मैंने स्टार्टिंग से बताया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, उसी से मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बने हैं, उसी से कौन से बने हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कब बनेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, उसका मैं बताता हूं कैसे बनेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आए, ठीक है। अब स्टेरॉइड्स हार्मोन है, हार्मोन क्या प्रोटीन ही तो है, अब प्रोटीन ही तो है और क्या है। अब ये सब काम कहां चल रहा है मुझे बताने की जो नहीं, ये सब काम चल रहा है एडिनल कॉर्टेक्स में, एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स लेयर की कौन सी जोन में, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा की जो उसके अंदर जो सेल्स हैं उसमें ये काम चल रहा है, क्योंकि ये विद इन सेल्स काम चलता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और वो सेल प्रेजेंट कहां है, बोले कोई पूछे, बोले एडिनल ग्लैंड की जो कॉर्टेक्स लेयर है उसके अंदर जो एक जोन है, कौन सी, जोना फेसिकुलेटा, उसके जो सेल है उनके अंदर ये प्रोसेस चल रही है, उनके अंदर ये हार्मोन स्टेरॉइड्स हार्मोन बनना है। हार्मोन बोले हार्मोन कौन से हैं, हार्मोन बोले हार्मोन ये प्रोटीन के ही होते हैं, तो यानी प्रोटीन बननी है, तो कैसे बननी है जरा समझते हैं। क्या हुआ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड चले आए, अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड से मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में भी डिवाइड होने हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आए, वो विद इन ये वाले सेल्स के अंदर घुसे, कौन से सेल्स के, जो जोना फेसिकुलेटा के अंदर बैठे थे। ये रहा सेल, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल्स के बाहर क्या बैठा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल्स और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड भरा है, उसके अंदर जितने सेल ऑर्गेनेल्स है प्रेजेंट है वो सब, अगर नहीं है, अगर ये विद इन मेरा यूट्यूब पे एक लेक्चर है उसमें मैंने बताया अभी है ढंग से, उसमें भी अगर टाइम मिले तो देख लेना। क्या है ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब इस साइटोप्लाज्म में बैठे होते हैं रिसेप्टर, किसके लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के। अभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात ही नहीं हो रही भैया, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आए उन सेल्स के पास और उन सेल्स के रिसेप्टर से चिपक गए। जैसे ही चिपके फटाफट एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी मैं क्या ये बोल सकता हूं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बाइंड विद इट्स रिसेप्टर, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म में, वो सेल में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब जैसे ये रिसेप्टर बना, ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स कहां जाएगा, इसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा।